नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, 2 दिन की भयंकर हिंसा के बाद नेपाल में कल थोड़ी तीसरे दिन कुछ शांति दिखी, जो कि लगभग नहीं के बराबर हिंसा हुई और अब नई सरकार की तैयारी हो रही है, अंतिम सरकार की तैयारी हो रही है। नेपाल में जो काठमांडू है, काठमांडू के मेयर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की तैयारी चल रही है। उन्हीं के नाम पर आम सहमति बनती दिख रही है। राख के मलबे के रूप में तब्दील हो गई है पूरा नेपाल। शांति अब आएगी या और भड़केगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन नेपाल की सड़कें सुन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सेना ने कर्फ्यू लगा दिया है। नागरिकों को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश कर दिया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल का भविष्य अब अधर में लटक गया है। बुधवार को शाम तक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवाओं ने बांग्लादेश का मॉडल अपनाते हुए अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय लिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिस्कॉर्ड पर संगठित युवाओं ने आंदोलन, भ्रष्टाचार मिटाने और लोकतंत्र बहाल करने का के लिए आंदोलन किया था। आयोजकों का कहना है कि उनकी पीढ़ी प्ले करना जानती है, मतलब संघर्ष के साथ साथ अपना अंदाज भी बरकरार रख सकती है। लेकिन जैसे ही भीड़ राजधानी काठमांडू के एवरेस्ट होटल पहुंची, माहौल बदल गया। मोटरसाइकिल और ट्रकों पर आए लोग चरमपंथी नारे लगाते हुए बैरिकेड तोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर अ, आमजनों के साथ मारपीट और लूटपाट शुरू कर दी और आगजनी शुरू कर दी। जिसके बाद जेन जी ने इस प्रदर्शन को आधिकारिक रूप से खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि प्रदर्शन को असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है और तोड़फोड़ करके देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट के बीच नेपाल एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। युवा आंदोलन से नई उम्मीद जागी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नेपाल समय रहते राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता हासिल कर लेगा? इस पर गहरा असमंजस है। दोस्तों, भारत और नेपाल के व्यापार पर भी असर पड़ा है। भारत से सप्लाई चेन रुक गई है। इससे नेपाल में महंगाई और बढ़ने वाली है। नेपाल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024 से 25 में नेपाल ने भारत को 7.32 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जबकि 1.2 अरब डॉलर का उसने आयात भी किया था। पेट्रोलियम, वाहन, मशीनरी, खाद्य पदार्थ मुख्य निर्यात हैं भारत की तरफ से। कुछ लोगों का कहना है कि भारत नेपाल सड़क मार्ग होने से व्यापार प्रभावित ज़्यादा हो रहा है। काठमांडू हवाई अड्डा खुल गया है, सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक अ, वो सभी उड़ानें सामान्य नहीं हुई हैं। पूरे काठमांडू शहर पूरा राख का ढेर नज़र आ रहा है। गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है, कूड़े का, जली हुई गाड़ियाँ, जले हुए घर, जले हुए टायर का अंबार लगा हुआ है, जिसके कि किसी को पूरा जो है खंडहर में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, जो भी हैं पब्लिक, उनको कर्फ्यू के कारण बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, ना ही कोई कर्मचारी बाहर आ रहा है। भारत ने हालाँकि हमेशा नेपाल की मदद की है, तो इस परिस्थिति में भी भारत को वहाँ की स्थिति पर हस्तक्षेप करना चाहिए था। कई भारतीय पर्यटक भी वहाँ फँसे हुए हैं और उनको लाने के लिए भारत सरकार अतिरिक्त उड़ानें अनुमति मिलने के बाद अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने वाली हैं। वहाँ पर जो मुख्य मुद्दा था जिसके लिए ये पूरा हंगामा हुआ, जिसके लिए ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ, वो भ्रष्टाचार था, आर्थिक संकट था, गलत जानकारी दी जा रही थी युवाओं को। युवा पलायन कर रहे थे, उनको नौकरी वहाँ नहीं मिल रही थी, उन्हें भारत आना पड़ रहा था, फूड रेस्टोरेंट वगैरह में काम करना पड़ रहा था, मजदूरी करना पड़ रहा था। इन सभी चीज़ों के चलते और बाहरी देशों के हस्तक्षेप के कारण राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा। तो इसमें इसके कारण लोगों का गुस्सा फूटा, जो कि एक साधारण आंदोलन करने आ रहे थे, वो लोग हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया। इसमें कुछ साजिश की भी बू आ रही है, कुछ देशों के द्वारा साजिश की भी बू आ रही है, क्योंकि जो ये आंदोलनकारी थे, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जुटे थे, लेकिन उसमें से अचानक कुछ अन्य उपद्रवी जो है गलत रास्ता अख्तियार कर लिए। उन्हीं के देखा-देखी सारे लोग उपद्रव करने लगे और लूटपाट करने लगे, आगजनी करने लगे, लोगों को मारने लगे, नेताओं के घर तोड़ने लगे, आग जलाने लगे, अपनी ही संसद भवन को आग लगा दिया, अपने ही प्रधानमंत्री के निवास को आग लगा दिया। तो ये जो है
कतई एक सभ्य देश की निशानी नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में।